नमस्कार साथियों, साहित्यविद केपीएस पर आपका स्वागत है। प्रस्तुत है हिंदी साहित्यकार मुंशी प्रेमचंद जी द्वारा रचित प्रसिद्ध उपन्यास गबन का 31वां भाग। उसी दिन शव काशी लाया गया, यहीं उसकी दाह क्रिया हुई। वकील साहब के एक भतीजे मालवे में रहते थे, उन्हें तार देकर बुला लिया गया। दाह क्रिया उन्होंने की। रतन को चिता के दृश्य की कल्पना ही से रोमांच होता था। वहाँ पहुँचकर शायद वह बेहोश हो जाती। जालपा आजकल सारे दिन उसी के साथ रहती। शोकातुर रतन को न घर बार की सुधि थी, न खाने पीने की। नित्य ही कोई न कोई ऐसी बात याद आ जाती जिस पर वह घंटों रोती। पति के साथ उसका जो धर्म था, उसके एक अंश का भी उसने पालन किया होता तो उसे बोध होता। अपनी कर्तव्यहीनता, अपनी निष्ठुरता, अपनी श्रृंगार लोलुपता की चर्चा करके वह इतना रोती कि हिचकियाँ बंध जाती। वकील साहब के सद्गुणों की चर्चा करके ही वह अपनी आत्मा को शांति देती थी। जब तक जीवन के द्वार पर एक रक्षक बैठा हुआ था, उसे कुत्ते, बिल्ली या चोर चकार की चिंता न थी। लेकिन अब द्वार पर कोई रक्षक न था, इसलिए वह सजग रहती थी। पति का गुणगान किया करती। जीवन का निर्वाह कैसे होगा, नौकरों चाकरों में किन किन को जवाब देना होगा, घर का कौन कौन सा खर्च कम करना होगा, इन प्रश्नों के विषय में दोनों में कोई बात न होती। मानो यह चिंता मर्द आत्मा के प्रति अभक्ति होती। भोजन करना, साफ वस्त्र पहनना और मन को कुछ पढ़कर बहलाना भी उसे अनुचित जान पड़ता था। श्राद्ध के दिन उसने अपने सारे वस्त्र और आभूषण महापात्र को दान कर दिए। इन्हें लेकर अब वह क्या करेगी? इनका व्यवहार करके क्या वह अपने जीवन को कलंकित करेगी? इसके विरुद्ध पति की छोटी से छोटी वस्तु को भी स्मृति चिन्ह समझकर वह उसे देखती रहती थी। उसका स्वभाव इतना कोमल हो गया था कि कितनी ही बड़ी हानि हो जाए उसे क्रोध नहीं आता था। टीमल के हाथ से चाय का सेट छूटकर गिर पड़ा, पर रतन के माथे पर बल तक न आया। पहले एक दवात टूट जाने पर इसी टीमल को उसने बुरी तरह डांटा था, पर आज उससे कई गुने नुकसान पर भी उसने जबान न खोली। कठोर भाव उसके हृदय में आते हुए मानो डरते थे कि कहीं आघात न पहुँचे, या शायद पति शोक और पति गुणगान के सिवा और किसी भाव या विचार को मन में लाना वह पाप समझती थी। वकील साहब के भतीजे का नाम था मणिभूषण। बड़ा ही मिलनसार, हंसमुख, कार्यकुशल। इसी एक महीने में उसने अपने सैकड़ों मित्र बना लिए। शहर में जिन जिन वकीलों और रईसों से वकील साहब का परिचय था, उन सब से उसने ऐसा मेलजोल बढ़ाया, ऐसी बेतकल्लुफ़ी पैदा की कि रतन को खबर नहीं, और उसके बैंक का लेन देन अपने नाम से शुरू कर दिया। इलाहाबाद बैंक में वकील साहब के 20,000 रुपये जमा थे। उस पर तो उसने कब्जा कर ही लिया। मकानों के किराए भी वसूल करने लगा। गांवों की तहसील भी खुद ही शुरू कर दी। मानो रतन से कोई मतलब नहीं है। एक दिन टीमल ने आकर रतन से कहा, बहू जी, जाने वाला तो चला गया, अब घर द्वार की भी कुछ खबर लीजिए। मैंने सुना भैया जी ने बैंक का सब रुपया अपने नाम करा लिया। रतन ने उसकी ओर ऐसे कठोर कुपित नज़रों से देखा कि फिर उसे कुछ कहने की हिम्मत न पड़ी। उस दिन शाम को मणिभूषण ने टीमल को निकाल दिया। चोरी का इल्ज़ाम लगाकर निकाला, जिससे रतन कुछ कह भी न सकी। अब केवल महराज रह गए। उन्हें मणिभूषण ने भंग पिला पिलाकर ऐसा मिलाया कि वह उन्हीं का दम भरने लगे। महरी से कहते, बाबूजी का बड़ा रईसाना मिजाज है, कोई सौदा लाओ कभी नहीं पूछते, कितने का लाए, बड़ों के घर में बड़े ही होते हैं। बहू जी बाल की खाल निकाला करती थी। यह बेचारे कुछ नहीं बोलते। महरी का मुंह पहले ही सी दिया गया था। रतन को जरा भी खबर न थी किस तरह उसके लिए व्यूह रचा जा रहा है। एक दिन मणिभूषण ने रतन से कहा, काकी जी, अब तो मुझे यहाँ रहना व्यर्थ मालूम होता है। मैं सोचता हूँ अब आपको लेकर घर चला जाऊँ। वहाँ आपकी बहू आपकी सेवा करेगी, बाल बच्चों में आपका जी बहल जाया करेगा और खर्च भी कम होगा। आप कहे तो यह बंगला बेच दिया जाए, अच्छे दाम मिल जाएंगे। रतन इस तरह चौंकी मानो उसकी मूर्छा भंग हो गई हो, मानो किसी ने उसे झंझोड़ कर जगा दिया हो। शक पकाई हुई आंखों से उसकी ओर देखकर बोली, क्या मुझसे कुछ कह रहे हो? मणिभूषण, जी हाँ, कह रहा था कि अब हम लोगों का यहाँ रहना व्यर्थ है, आपको लेकर चला जाऊँ तो कैसा हो? रतन ने उदासीनता से कहा, हाँ, अच्छा तो होगा। मणिभूषण, काका जी ने कोई वसीयतनामा लिखा हो तो लाइए देखूं। उनकी इच्छाओं के आगे सिर झुकाना हमारा धर्म है। रतन ने उसी भांति आकाश पर बैठे हुए
जैसे संसार की बातों से अब उसे कोई सरोकार ही न रहा हो, जवाब दिया, वसीयत तो नहीं लिखी और क्या ज़रूरत थी। मणिभूषण ने फिर पूछा, शायद कहीं लिख कर गए हों। रतन, मुझे तो कुछ मालूम नहीं, कभी जिक्र नहीं किया। मणिभूषण ने मन में प्रसन्न होकर कहा, मेरी इच्छा है कि उनकी कोई यादगार बनवा दी जाए। रतन ने उत्सुकता से कहा, हाँ हाँ, मैं भी चाहती हूँ। मणिभूषण, गांव की आमदनी कोई 3000 साल की है, यह आपको मालूम है। इतना ही उनका वार्षिक दान होता था। मैंने उनके हिसाब की किताब देखी है, 200-250 से किसी महीने में कम नहीं है। मेरी सलाह है कि वह सब ज्यों का त्यों बना रहे। रतन ने प्रसन्न होकर कहा, हाँ और क्या। मणिभूषण, तो गांव की आमदनी तो धर्मार्थ पर अर्पण कर दी जाए। मकानों का किराया कोई 200 रुपये महीना है, इससे उनके नाम पर एक छोटी सी संस्कृत पाठशाला खोल दी जाए। रतन, बहुत अच्छा होगा। मणिभूषण, और यह बंगला बेच दिया जाए, इस रुपये को बैंक में रख दिया जाए। रतन, बहुत अच्छा होगा। मुझे रुपये पैसे की अब क्या ज़रूरत है। मणिभूषण, आपकी सेवा के लिए तो हम सब हाजिर हैं। मोटर भी अलग कर दी जाए, अभी तो यह फिक्र की जाएगी, तब जाकर कहीं 2-3 महीने में फुर्सत मिलेगी। रतन ने लापरवाही से कहा, अभी जल्दी क्या है, कुछ रुपये बैंक में तो हैं। मणिभूषण, बैंक में कुछ रुपये थे, मगर महीने भर से खर्च भी तो हो रहे हैं, 1500 पड़े होंगे। यहाँ तो रुपये जैसे हवा में उड़ जाते हैं। मुझे तो इस शहर में 1 महीना भी न रहा जाए, मोटर को तो जल्द ही निकाल देना चाहिए। रतन ने इसके जवाब में यही कह दिया, अच्छा तो होगा। वह उस मानसिक दुर्बलता की दशा में थी जब मनुष्य को छोटे छोटे काम की एहसास मालूम होने लगते हैं। मणिभूषण की कार्यकुशलता ने एक प्रकार से उसे पराभूत कर दिया था। इस समय उसके साथ छोटी सी भी सहानुभूति दिखा देता, उसी को वह अपना शुभचिंतक समझने लगती। शोक और मनस्ताप ने उसके मन को इतना कोमल और नर्म बना दिया था कि उस पर किसी की भी छाप पड़ सकती थी। उसकी सारी मलिनता और भिकेता मानो भस्म हो गई थी। वह सभी को अपना समझती थी। उसे किसी पर संदेह न था, किसी से शंका न थी। कदाचित उसके सामने कोई भी चोर उसकी संपत्ति का अपहरण करता तो वह शोर न मचाती। यह भाग यहीं पर समाप्त होता है। प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। धन्यवाद।